अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो आपने पूछना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, हमने पहले डिस्कस किया है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। तो सबसे पहले डिफरेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख लेनी है यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्लियर करने के लिए मैं आपको बेटा एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। ये सपोज कर लीजिएगा कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के साथ आपने किसी भी मैस को अटैच किया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे भी आप समझ लें कि एक स्प्रिंग के साथ आपने किसी भी मैस को अटैच किया हुआ है। अब फर्स्ट केस में आप क्या करते हैं, आपने फोर्स लगानी है इसको टुवर्ड्स द राइट साइड। आपने फोर्स लगाई तो जो स्प्रिंग की शेप हो जाएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि उसकी जो एक्सटेंशन है वो प्रोड्यूस हो जाएगी और आपका जो स्प्रिंग है वो लेट से आपके पास इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। जिस पॉइंट के ऊपर ये मौजूद है इसको आप कहते हैं ओ पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कहते हैं ये पॉइंट क्या ए है। अब ये डॉट का सिंबल मैं यहाँ इंडिकेट करता हूँ कि इस डॉट को हम समझें कि ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये पार्टिकल है। अब पार्टिकल पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ चुका है। इसको ज़रा आपने ऑब्जर्व करना इसकी मोशन को। तो जैसे ही आप यहाँ से फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद इसको छोड़ दिया, ये वापस मूव करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और यहाँ मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो स्प्रिंग की शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब ये हमारे पास क्या है, ये समझे कुछ इस तरह से बेटा कि ये जो आपके पास थी इसको आप कह दें ओ, इसको आप कह दें ए और इसको आप कह दें बी। तो पहले ये ओ से किधर चला गया, ए की तरफ। ए से वापस आया किधर, ओ की तरफ। और फिर ओ से किधर चला गया, बी की तरफ। और बी से फिर वापस आया ओ की तरफ। तो ये आपके पास देखे ना, जो पार्टिकल यहाँ पहले इधर पहुँचा हुआ था, पार्टिकल अब यहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है बेसिकली, ये इस ओ पॉइंट से कभी आगे जा रहा है और कभी पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब है ये आपके पास टू मोशन परफॉर्म कर रहा है और कभी आपके पास ये फ्रो मोशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो बेसिकली जो ऑसिलेशन हो रही है वो जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग कंप्रेस्ड एलोंगेशन हो रही है इसकी, उसी डायरेक्शन में आपका ये जो डॉट है जो पार्टिकल इंडिकेट करता है वो आपका बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज आपका पार्टिकल मूव किया जा रहा है। तो डेफिनेशन में लिख सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि इन विच आप इस तरह लिखिए, अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव in which particles vibrate parallel to the direction of propagation of waves। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाए इसके ऊपर। अब आप समझे कि ये डॉट यहाँ पे पड़ा हुआ है, पार्टिकल्स पड़ा हुआ है। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई इन अपर डायरेक्शन, तो स्प्रिंग की जो शेप बनेगी वो कुछ क्या बनेगी, तो स्प्रिंग की शेप आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी और यहाँ पे आपका मैस अटैच किया हुआ। अब आपका डॉट
यहाँ पे जा चुका है। तो जैसे आपने फोर्स लगाई अपर डायरेक्शन में और यहाँ से एक जर्क अप्लाई किया, तो नेक्स्ट केस में जो स्प्रिंग की शेप बनेगी वो कुछ क्या बनेगी, इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। ठीक, ये हमारे पास आप कहते हैं कि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे आपका एक मैच अटैच्ड हुआ था। अब आप डॉट को देखें तो वो यहाँ पे जा चुका है और वेव तो ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में आपके पास कौन सी जा रही है, वेव जा रही है। और आप देखिए ना, कभी ये अगर मैं रेफरेंस पॉइंट देखूँ, ये रेफरेंस लाइन है, तो पार्टिकल्स कभी ऊपर है इस रेफरेंस लाइन के और कभी डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो आपका कभी ऊपर मूव किए जा रहा है और कभी आपके पास डाउनवर्ड मूव किए जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल और वेव का जो आपस में एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। इट मीन्स कि इस सिचुएशन में जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरह से कि अ टाइप ऑफ वेव in which particles vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse waves। तो ये मेन आपका डिफरेंस आ जाता है किसके लिए, ये डिफरेंस आएगा फॉर द ट्रांसवर्स वेव्स एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडल वेव्स। ये किस कंडीशन के केस में आ गया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आ गया। अब आ जाए फर्दर मूव करते हैं हम। सेकंड हमारे पास जो डिफरेंस आ सकता है वो आपके पास क्या आ सकता है, देखें डिफरेंस आपने लेना है बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड द लॉन्गिट्यूडल वेव्स। तो सेकंड आपके पास क्या डिफरेंस आ जाएगा वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अब देखें पहले तो डेफिनेशन वाइज हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब फर्दर इनकी मूवमेंट के लिहाज से जो डिफरेंशिएशन क्रिएट हमारे पास आएगी वो आपके पास हम फर्दर इसको मूव करते हैं। अब पहले मैंने जब ड्रॉ किया था उस वेव को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास स्प्रिंग ऐसे मूव कर रहा था, और इस केस में जो हमारे पास स्प्रिंग था वो कुछ ऐसे मूव कर रहा था। ठीक है, अच्छा, यानी अगर मैं इसको आसान ज़बान में ड्रॉ करूं तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। अब यहाँ पे हेडिंग दे दें बीच में कॉमन के प्रोपेगेशन। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे आपके जो एटम्स हैं इनमें ज़रा डिफरेंस देखें। यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स हैं ये क्लोज है, और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर है। तो जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं उसको कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है। जहाँ पे क्लोज टुगेदर हैं उसको कहा जाता है कि ये कंप्रेशन है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पॉइंट लिख सकता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है इट प्रोपेगेट्स in the form of compression and
रेयरफेक्शन। जबकि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको ज़रा देखिएगा, देखिए ये आपके पास अपर पार्ट है एक वेव का, और ये जो पार्ट है ये आपके पास क्या है, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द वेव। तो अपर पार्ट ऑफ द वेव और लोअर पार्ट ऑफ द वेव, अपर पार्ट को कहा जाता है, ये क्या है, क्रस्ट कहा जाता है, और लोअर पार्ट ऑफ द वेव को कहते हैं ट्रफ कहा जाता है। तो ये जब प्रोपेगेट करता है, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, इट प्रोपेगेट्स in the form of crust and trough। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। ये सेकंड डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अच्छा, अब इसके बाद आपने लिखना है एग्जांपल, आप लिख सकते हैं इसकी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो बेटा आपके पास होती है, हाँ एक पॉइंट और, इट इज आल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव। इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ये बात लिख सकते हैं, आपके पास जो साउंड वेव्स होती हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो सारी की सारी क्या है, कंप्रेशनल वेव्स में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आप ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं, तो वहाँ भी जो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, तो जो हमारे पास लाइट वेव होती है, लाइट वेव्स, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। देखें, इस चीज़ को मिक्स ना कीजिएगा बेटा। अब अक्सर बच्चा समझता है कि जो लाइट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल में कैसे आ सकता है। तो देखें, वो मीडियम के लिहाज से टाइप है, यहाँ बात हो रही है नेचर के लिहाज से। तो नेचर वाइज अगर आप देखेंगे तो जब वो प्रोपेगेट करती है लाइट वेव, तो वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, तो इसलिए लाइट वेव एग्जांपल बन जाती है किसकी, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल बन जाती है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये एग्जांपल में आपके पास ये बन जाएगा। ठीक, अब आ जाए, इसी तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है एक और, कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इनके दरमियान सिमिलैरिटीज क्या है, एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इनमें मेन हमारे पास सिमिलैरिटी आती है। पहला पॉइंट ये है कि बोथ आर मैकेनिकल वेव्स, दोनों मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स हैं। नंबर 2, बोथ रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन है। थर्ड पॉइंट आप इसके दरमियान लिख सकते हैं कि बोथ वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बोथ फॉलो V is equals to F lambda इक्वेशन। अब V is equal to F lambda इक्वेशन क्या चीज़ है, ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है और ये किस तरह से होती है, तो वो आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो वेव्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे हमने क्रस्ट और ट्रफ को पढ़ा, इसी तरह से कुछ और करेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, कुछ गिने चुने चीज़ें हैं वो आपने इसके साथ
लिखनी है और याद करनी है आपने। सबसे पहले चूँकि क्रस्ट, ट्रफ और कंप्रेशन रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, उसके लिए आप डिफाइन कर दें। एक टर्म यूज़ होती है जिसको आप कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या चीज़ है ज़रा देख रहे हैं। मैंने एक वेव ड्रॉ करता हूँ। वेव जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझे कुछ इस तरह से कि ये मेरे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। इसी तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ एक वेव को जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, हमने अभी कहा कि ये जो वेव होती है इसका हमारे पास होता है क्रस्ट, और लोअर पार्ट जो होता है वो हमारे पास होता है ट्रफ। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह से। ये भी इसका क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। अब इस तरह से कंप्रेशन डिफाइन होता था कि जहाँ पार्टिकल्स करीब होंगे ये रेयरफेक्शन होगा और ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगा। तो वेवलेंथ ना दोनों तरह से डिफाइन होती है, ट्रांसवर्स फेज के केस में डिफाइन हो जाती है और लॉन्गिट्यूडनल केस में डिफाइन होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or trough is called wavelength। ये किस केस में होगा, ये आप ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में जब आप डिफाइन करेंगे उसको आप कहेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो क्रस्ट और क्रस्ट है इनके दरमियान जो सेपरेशन होगी इसको आप कहेंगे ये क्या है, वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। जब आप इसकी बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करेंगे, तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन हो जाए या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन हो जाए, उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में भी डिफाइन कर सकते हैं, आप उस तरह भी डिफाइन कर लीजिएगा। आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन two consecutive compression और रेयरफेक्शन। ठीक है, रेयरफेक्शन हो तो उसके केस में भी डिफाइन होता है, लेकिन ये तब डिफाइन होता है कि जब आप ये बात करेंगे किसके केस में, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में डिस्कस होगा। हम डिफाइन करने के बाद इसको सिंबॉलिकली जब लिखते हैं, सिंबल इसका होता है लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ा जाता है। और अगर मैं यूनिट की डिफाइन कर इसको लिखूं, क्योंकि लैम्डा डिस्टेंस ही है तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर बन जाएगी। तो मीटर इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, नहीं इसको हम लिखते हैं लैम्बडा, LAMBDA। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास फर्दर अगर आप देखेंगे तो कुछ रेलेवेंट चीज़ें और मौजूद हैं, वो आपने देखनी है। चले, वेव्स के साथ एसोसिएटेड जो दूसरा आपके पास पॉइंट होता है वो क्या है, एक होता है हमारे पास वेवलेंथ, दूसरा आपके पास देखें वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या है, देखिए लास्ट टाइम हमने वाटर वेव की बात की थी। तो अगर मैं यहाँ पे स्टोन को किसी वाटर में सपोज कर देता हूँ, यहाँ थ्रो कर देता हूँ, ये आपके पास वाटर है, तो इस तरह के रिपल्स प्रोड्यूस होते थे। अब अगर आप इस रिपल्स के अंदर ये देखिए, पार्टिकल्स को मैं डॉटेड निशान से लगाता हूँ, यहाँ डॉटेड निशान से मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये बेसिकली एक जो हमारे पास रिपल्स प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम कहते हैं ये क्या है,
वेव फ्रंट कहा जाता है। अब वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं अ सरफेस वेयर all the particles have same phase of vibration। जहाँ पे इस भी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जितने फेज में करेगा साथ वो अलग करेगा, लेकिन इसकी डिटेल बड़ी ना आपके बुक में मौजूद नहीं है। हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू ये बात करते हैं कि जो स्प्रेड वेव स्प्रेड होती है इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होती है, तो ये बड़े डिटेल से डिस्कस होती है जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो वहाँ हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी क्रस्ट ट्रफ हो गया था। एक और हमारे पास होता है जिसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमने 9th क्लास के अंदर इसको डिस्कस किया था कि शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड पाथ होता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी about the mean position to either extreme position। ठीक है, अब जरा इस बात को समझिएगा। ये सपोज कर ले मेरे पास ओ पॉइंट है और बॉडी कभी इधर ए की तरफ जा रही है और कभी आपके पास बी की तरफ आ रही है। तो ओ से ए जाना, यानी ये आपके पास क्या है, दिस इज द मीन पोजीशन, और ए आपके पास क्या है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ओ से ए जाना एक्सट्रीम की तरफ या फिर बी की तरफ आना, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये कहलाया जाता है डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। हम इसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे किससे, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसको आप कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है। एम्पलीट्यूड को हम या तो एक्स नॉट से डिनोट करते हैं या फिर हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज़ दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a body from mean position। ये बात जरा समझिएगा। देखिए, अगर मैं इस टाइम पे यहाँ पे बात करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो ये x है, क्या ये x नॉट है? तो ये x नॉट नहीं है। क्यों नहीं है? इससे आगे भी डिस्टेंस कवर हो चुका है। तो जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है यहाँ तक, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे x नॉट है, यस। क्या ये x है? यस, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो कहूँगा वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ O से ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मौजूद है, तो यही इसका एम्पलीट्यूड भी है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन एम्पलीट्यूड नहीं है। सो एवरी एम्पलीट्यूड कैन बी कंसिडर एज एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हर एम्पलीट्यूड एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन हर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। बहरहाल ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी। अब उससे नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें इससे फर्दर जो एसोसिएटेड होती हैं वो क्या है, वो आपने ज़हन में रखनी है चीज़ें। एक होता है टाइम पीरियड, एक होता है फ्रीक्वेंसी। पहले हम टाइम पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरह से कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one vibration or cycle।
अच्छा एक बॉडी है, लेट्स से वो ओ पॉइंट से स्टार्ट हुई, मूव किया टुवर्ड द राइट ए पॉइंट एंड देन इट मूव टुवर्ड द पॉइंट बी। ए से स्टार्ट किया उसने, ओ पे आया, ओ से बेटा आपके पास बी पे, एंड बी से देन ओ, एंड देन ओ से ए। तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया। तो इसको आप बोलेंगे कि ये आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ एनी वाइब्रेशन। अच्छा यूनिट याद रखनी है इसकी, यूनिट इसकी होती है सेकंड। सिंबल जब आप इसको लिखेंगे तो सिंबल इसका होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी फॉर द टाइम इंटरवल एंड कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। ठीक है, एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है, इसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है, यानी एक सेकंड कितनी वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक हो गया, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या एक और फार्मूला F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और आप इसको डिवाइड कर दें किससे, टाइम से। यानी 30 वाइब्रेशन है 5 सेकंड में, तो इससे को 30 वाइब्रेशन को डिफाइन कर दें 5 सेकंड से, तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। अच्छा अब ज़रा देखें, F इज इक्वल टू 1/T है, तो ज़रा देखें मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई F। अब 1 डिवाइडेड बाय F की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, N डिवाइडेड बाय स्मॉल टी लिख सकता हूँ। अब ये स्मॉल टी नॉमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, सिंपलाइज दैट कैपिटल T इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो ये एक और फार्मूला आ गया, किस चीज़ का, टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। ज़रा इस रिलेशन को देखें, इस तरह से एक MCQ बनता है कि FT का जो प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 1 फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। तो देखें आप F और T को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो F को द T से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या बनेगा, 1। तो इसलिए द राइट ऑप्शन इज व्हाट, 1 आ जाएगा। अच्छा इसी फार्मूले से जरा यूनिट निकाल लें, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये साइकिल्स हैं, तो साइकिल पर सेकेंड एक यूनिट आ गई, फिर सेकेंड इनवर्स आ जाती है, यानी इसके सेकेंड है, ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स, और आपके पास क्या आ जाएगा, हर्ट्स। तो साइकिल पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स, ये तीनों यूनिट्स बन जाती है। लेकिन अगर वो पूछता है आपसे कि बेटा बताइएगा ऐसा यूनिट कौन सी है, तो जो हमारे पास हर्ट्स है वो आपकी क्या बन जाती है, SI यूनिट बन जाते हैं, किसकी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक आपका